बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस पे। ट्यूबरक्लोसिस दरअसल एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकती है और ये मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ इसे कहते हैं जो वबाई हो, यानी मुताद्दी हो, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। और ये डिज़ीज़ वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं तो उनमें ये डिज़ीज़ प्रेजेंट है, लेकिन जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उधर कुछ ज़्यादा ही है। अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की तरफ देखें तो इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसके कुछ सेवरल टाइप्स हैं माइकोबैक्टीरिया की जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके टू कॉमन स्ट्रेन जो है, एक ह्यूमन है और एक बोविन है। ह्यूमन यानी ह्यूमन के स्पुटम में जब बंदा जाबजा स्पुटम गिराता है तो इससे एक दूसरा बंदा मुतासिर हो सकता है। और इसके साथ साथ जो बंदा इन्फेक्शियस है, यानी जिसको ये बीमारी है, इसके फर्स्ट सेल्स में भी ये पाई जाती है, ये जरासीम, ये बैक्टीरिया मौजूद होती है। इसके अलावा प्लूरा, अगर हम देखें प्लूरा, लंग्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन पड़ी है, जो एक लेयर पड़ी है, तो प्लूरल फ्लूइड में भी ये पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर पेरिटोनियल कैविटी देखें, पेरिटोनियल कैविटी के फ्लूइड में भी ये बैक्टीरिया मौजूद होती है। बोविन बोविन जो है ये एंडेमिक है कैटल्स में, माल मवेशी में भी ये एक एज अ वबा पाई जाती है। इसका दूध जब हम लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है, मुमकिन है कि हम भी अफेक्टेड हो जाएं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम देखें तो ये एज के लिहाज से हर एज में ये बीमारी हो सकती है, अटैक कर सकती है। अगर हम सेक्स की बात करें, जेंडर की, तो ये फीमेल के बनिस्बत मेल में ज़्यादा होता है। स्पेशली मोर देन 40 ईयर्स के लोग जो हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। न्यूट्रिशन खुराक वगैरह, खाना पीना, तो इसका कोई रोल नहीं है इस बीमारी के रोकथाम में। अगर लोग कहें कि यार ये फ़लाँ फ़लाँ खुराक खाएं तो ये इससे कम होती है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई स्टडी नहीं आई कि खुराक से ये मिनिमाइज हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो इस तरह की कोई बात अभी तक नहीं है। अगर इम्यूनिटी हम देखें तो बॉडी में इस तरह का इम्यून नहीं है जो कि इस डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करें, तो मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं वैक्सीनेशन वगैरह से, यानी बाई बर्थ इस तरह कोई इम्यून हमारे पास नहीं है जो इसको कंट्रोल करें या इसको मिनिमाइज़ करें। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें ओवर क्राउडिंग आता है, यानी कि लोगों का हुजूम, ज़्यादा लोग जब एक जगह रहते हैं तो उधर मुमकिन है कि ये एक बंदे से दूसरे में, तीसरे में मुंतकिल हो जाए। इसके साथ साथ ऑक्यूपेशन, यानी काम शाम, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो उधर भी ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है। एजुकेशन यानी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्रियाँ वगैरह हो तो वहाँ भी ये मसला कॉमन है। सोशल कस्टम्स की बात करें तो इसमें वो लोग आते हैं जो जा बजा थूकते हैं, यानी एक बंदा अफेक्टेड है और जो हर जगह थूकता है तो ये भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में आता है। या वो बंदे जो हुक्का पीते हैं, या ऐसे लोग जो मिल के खाना खाते हैं, तो ये भी एक चांस है कि ये बीमारी उनमें एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी इसमें शामिल है, यानी कि जब ये क्रॉनिक हो और लोगों के पास पैसे ना हो, ये इलाज अधूरा रह जाए, तो इस तरह भी ये फैल सकता है एक से दूसरे में। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें कॉमन बातें याद रखें, 3 बातें। एक ये है कि ड्रॉपलेट्स, यानी कि एक अफेक्टेड बंदा जब खांसता है या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट से सामने वाला नॉर्मल बंदा अफेक्ट हो सकता है। इनहेलेशन, यानी जब बंदा सांस लेता है एक ऐसे माहौल में जहाँ जा बजा लोग थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, या ऐसा माहौल हो जहाँ पे इन्वायरमेंट ये
बिसिलाई वगैरह बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। और बंदा जब इन्हेलेशन करता है, सांस लेता है, तो हो सकता है कि इसके लंग्स मुतासर हो जाएं। इंजेशन यानी खाना 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 जो बंदा अफेक्टेड है और इसके बर्तन में एक नॉर्मल बंदा खाना खाता है या इसका बचा हुआ खाना खाता है, तो मुमकिन है कि ये भी मुतासर हो जाए। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या रिस्क ऑफ डिजीज़ जो है, ये मोस्ट कॉमन है उन फैमिलीज़ में जहाँ के लोग क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी कि एक फैमिली के मेंबर जो एक साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, तो मेल जोल लगते हैं, तो उधर ये ज़्यादा मुमकिन है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके जितने टाइप्स हैं इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादातर बच्चों में अकर होता है। अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें तो ये अफेक्टेड बच्चा ये कहीं ना कहीं एक ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट में आया होता है जिसमें पहले से ये जरासीम एक्टिव थी। यानी ट्यूबरकुलोसिस एक बंदे में एक्टिव है पहले से, और जब ये किसी बच्चे को उठाता है, गोद में लेता है, उसको किस करता है, प्यार करता है, तो ये जरासीम इस बंदे से उस बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। इनिशियल में उसकी कोई साइन सिम्टम्स नहीं होती। अगर आप इसके चेस्ट एक्सरे करके देखें तो चेस्ट एक्सरे भी क्लियर होता है। कभी कभार माइल्ड टेम्परेचर या ड्राई कफ होता है, यानी स्लाइटली टेम्परेचर होता है, इसके साथ साथ ड्राई कफ होता है। इस जरासीम को यानी ट्यूबरकल बेसिलस को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। अगर बॉडी में उसको फेवरेबल माहौल मिल जाए तो ये क्या करता है, ये अपनी सेल डिवीजन शुरू करता है। और अगर अनफेवरेबल माहौल मिल जाए तो ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट में चला जाता है, यानी कि दब जाता है और जाके नेक्रोटिक टिश्यू में पनाह लेता है। नेक्रोटिक टिश्यू आप जानते हैं, ये उस टिश्यू को कहते हैं जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जिसमें डेथ आती है, यानी वो टिश्यू जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ आती है, इसे क्या कहते हैं, नेक्रोटिक टिश्यू। तो ये जरासीम ट्यूबरकल बेसिलस नेक्रोटिक टिश्यू में जाके पना लेते हैं और यहाँ सालों तक रहते हैं। इसका मेन फोकस जो होता है लंग्स का मिड लोब होता है या लोअर लोब होता है, क्योंकि उधर ग्रेट वेंटिलेशन होती है, उधर प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको अपने जरासीम फैलाने में, उसको ग्रोथ करने में आसानी होती है। इसके बाद यानी इनिशियल में मिड लोब या लोअर लोब, इसके बाद ये अपने जरासीम को फैला देता है रीजनल नोड्स ऑफ हाइलम, हाइलम के रीजनल नोड्स तक फैला देता है। लंग्स के जो हाइलम है इसमें जो नोड्स हैं उधर तक फैला देता है। इसके बाद ये ब्लड के साथ मिलकर थ्रू आउट द बॉडी अपनी जरासीम को तकसीम करता है और इस तरह बच्चे को टीबी हो जाती है। इसे कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। इंशाल्लाह फिर कर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेलरी ट्यूबरकुलोसिस ये सेकंड टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, यानी ये टीबी की एक दूसरी किस्म है। ज़्यादातर लोगों में प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद काफ़ी हद तक रिकवरी आ जाती है, यानी जो प्राइमरी इन्फेक्शन होती है उसमें हीलिंग आ जाती है और बंदे ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में इस तरह होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन की प्रॉपर हीलिंग नहीं होती, स्पेशली लिम्फ नोड्स में इनकम्प्लीट हीलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये जरासीम यानी ट्यूबरकल बेसिलाई खून में एंटर होकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके नतीजे में ट्यूबरकुलस लीजन जो है डेवलप होता है। ये ट्यूबरकुलस लीजन आपके किडनी में भी डेवलप हो सकता है, लंग्स में भी डेवलप हो सकता है, इस तरह बोन्स में, जॉइंट्स में, नर्वस सिस्टम में, हत्ता के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी डेवलप हो सकता है। ट्यूबरकुलस लीजन प्राइमरी इन्फेक्शन के कुछ महीनों बाद डेवलप होते हैं या सालों तक या साल बाद जो है डेवलप हो सकता है। अगर प्राइमरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट नहीं होती या इसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं होती तो इसकी वजह से कुछ मसले और भी पैदा हो सकते हैं। इसमें स्पेशली प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। आई होप यू गॉट इट। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस की थर्ड टाइप है, यानी कि यह टीबी की एक तीसरी और ख़तरनाक किस्म है। ट्यूबरकुलोसिस में जितने भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की केसेस आते हैं
तो सबसे ज़्यादा केसेस इस डिजीज़ की वजह से आते हैं, यानी कि इसमें मॉर्टलिटी भी चांसेस ज़्यादा है और मॉर्बिलिटी की चांसेस भी ज़्यादा है। मॉर्बिलिटी, डैमेज ऑफ टिश्यूज़, बॉडी के टिश्यूज़ में डैमेज हो जाते हैं। मॉर्टलिटी मतलब बॉडी डेथ हो जाती है, शरह अमवात जिसे कहते हैं। तो इस डिजीज़ की वजह से शरह अमवात भी इसमें ज़्यादा है और मॉर्बिलिटी भी ज़्यादा है। बाकी जो टू टाइप्स हैं, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है या मैलेरिया ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसमें इतना मॉर्बिलिटी और मॉर्टलिटी नहीं होती। ये डिजीज़ यानी पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये लंग्स के अपर लोब को अफेक्ट करती है, यानी कि ये बीमारी उधर पाई जाती है। ये एक लंग को भी अफेक्ट कर सकती है और दोनों साइड के अपर लोब को भी अफेक्ट कर सकती है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट जो लंग्स हैं उसके अपर लोब को अफेक्ट कर सकती है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है यूजुअली इंसिडियस होती है, यानी कि ये कफ, स्पूटम और फीवर के साथ साथ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये आम कफ है, लेकिन ये इस तरह होता नहीं, ये डिजीज़ इसमें छुपी होती है। सम टाइम जो है हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को शो करता है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है यूजुअली इंसिडियस होता है, यानी कि कफ, स्पूटम और फ्लूर के साथ साथ ये डिजीज़ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये आम कफ है, लेकिन इस तरह होता नहीं है, कफ के साथ साथ ये डिजीज़ छुपी होती है। समटाइम्स इसमें हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन जो है मार्क करता है ऑनसेट ऑफ डिजीज़। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है, ऑनसेट ऑफ डिजीज़ यूजुअली इंसिडियस होती है, यानी कि कफ, स्पूटम और फ्यूर के साथ साथ ये डिजीज़ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि नॉर्मल है, लेकिन ये बात नॉर्मल नहीं होती, यह डिजीज़ में छुपी होती है। समटाइम्स जो है हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन मार्क करता है ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को। साइंस सिम्टम्स की बात करें तो ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है इंसिडियस होती है। पेशेंट को चेस्ट में पेन फील होगी। इनिशियल में ड्राई कफ होती है, बाद में जाके मोइस्ट और लास्ट में जाके प्रोडक्टिव कफ यानी स्पुटम भी आता है। और जब स्पुटम के साथ ब्लड आना शुरू हो जाए तो इसे हेमोप्टेसिस कहते हैं, हेमोप्टेसिस। मसल वेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है, बॉडी में काफ़ी हद तक वीकनेस आ जाती है। इस पेशेंट को भूख नहीं लगती, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। समटाइम इस पेशेंट को डिस्निया का प्रॉब्लम भी आ सकता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आ सकती है। अगर चेस्ट एक्सरे देखें तो इसमें प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ आपको शो होगी। ये ऑल अबाउट था ट्यूबरकुलोसिस और इसके टाइप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस पे। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादातर बच्चों में अकर होता है। अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें तो ये अफेक्टेड बच्चा ये कहीं ना कहीं एक ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट में आया होता है जिसमें पहले से ये जरासीम एक्टिव थी, यानी ट्यूबरकुलोसिस एक बंदे में एक्टिव है पहले से। और जब ये किसी बच्चे को उठाता है, गोद में लेता है, उसको किस करता है, प्यार करता है, तो ये जरासीम इस बंदे से उस बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। इनिशियल में उसकी कोई साइन सिम्टम्स नहीं होती। अगर आप इसके चेस्ट एक्सरे करके देखें तो चेस्ट एक्सरे भी क्लियर होता है। कभी कभार माइल्ड टेम्परेचर या ड्राई कफ होता है, यानी स्लाइटली टेम्परेचर होता है, इसके साथ साथ ड्राई कफ होता है। इस जरासीम को यानी ट्यूबरकल बेसिलस को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। अगर बॉडी में उसको फेवरेबल माहौल मिल जाए तो ये क्या करता है, ये अपनी सेल डिवीजन शुरू करता है। और अगर अनफेवरेबल माहौल मिल जाए तो ये मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट में चला जाता है, यानी कि दब जाता है और जाके नेक्रोटिक टिश्यू में पनाह लेता है। नेक्रोटिक टिश्यू आप जानते हैं, ये उस टिश्यू को कहते हैं जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जिसमें डेथ आती है, यानी वो टिश्यू जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ आती है, इसे क्या कहते हैं, नेक्रोटिक टिश्यू। तो ये जरासीम ट्यूबरकल बेसिलस नेक्रोटिक टिश्यू में जाके पना लेते हैं और यहाँ सालों तक रहते हैं। इसका मेन फोकस जो होता है लंग्स का मिड लोब होता है या लोअर लोब होता है।
क्योंकि उधर ग्रेट वेंटिलेशन होती है, उधर प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको अपनी जरासीम फैलाने में, उसको ग्रोथ करने में आसानी होती है। इसके बाद यानी इनिशियल में मिड लोब या लोअर लोब, इसके बाद ये अपनी जरासीम को फैला देता है रीजनल नोड्स ऑफ हाइलम, हाइलम के रीजनल नोड्स तक फैला देता है। लंग्स के जो हाइलम है इसमें जो नोड्स हैं उधर तक फैला देता है। इसके बाद ये ब्लड के साथ मिलकर थ्रू आउट द बॉडी अपनी जरासीम को तकसीम करता है और इस तरह बच्चे को टीबी हो जाती है। इसे कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। इंशाल्लाह फिर कर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज बात करते हैं पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस पे। पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस की थर्ड टाइप है, यानी कि यह टीबी की एक तीसरी और ख़तरनाक किस्म है। ट्यूबरक्लोसिस में जितने भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के केसेस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस इस डिजीज़ की वजह से आते हैं, यानी कि इसमें मॉर्टेलिटी भी चांसेस ज़्यादा हैं और मॉर्बिडिटी की चांसेस भी ज़्यादा हैं। मॉर्बिडिटी डैमेज ऑफ टिश्यूज़, बॉडी के टिश्यूज़ में डैमेज हो जाते हैं। मॉर्टेलिटी मतलब बॉडी डेथ हो जाती है, शरह अमवात जिसे कहते हैं। तो इस डिजीज़ की वजह से शरह अमवात भी इसमें ज़्यादा है और मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है। बाकी जो टू टाइप्स हैं, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है या मैलेरिया ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसमें इतना मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी नहीं होती। ये डिजीज़ यानी पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये लंग्स के अपर लोब को अफेक्ट करती है, यानी कि ये बीमारी उधर पाई जाती है। ये एक लंग को भी अफेक्ट कर सकती है और दोनों साइड के अपर लोब को भी अफेक्ट कर सकती है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट जो लंग्स हैं उसके अपर लोब को अफेक्ट कर सकती है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है यूजुअली इंसिडियस होती है, यानी कि ये कफ, स्पूटम और फीवर के साथ साथ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये आम कफ है, लेकिन ये इस तरह होता नहीं, ये डिजीज़ इसमें छुपी होती है। सम टाइम जो है हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को शो करता है। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है यूजुअली इंसिडियस होता है, यानी कि कफ, स्पूटम और फीवर के साथ साथ ये डिजीज़ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये आम कफ है, लेकिन इस तरह होता नहीं है, कफ के साथ साथ ये डिजीज़ छुपी होती है। समटाइम्स इसमें हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन जो है मार्क करता है ऑनसेट ऑफ डिजीज़। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है, ऑनसेट ऑफ डिजीज़ यूजुअली इंसिडियस होती है, यानी कि कफ, स्पूटम और फीवर के साथ साथ ये डिजीज़ चली जाती है। लोगों का ख्याल होता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये बात नॉर्मल नहीं होती, यह डिजीज़ में छुपी होती है। समटाइम्स जो है हेमोप्टेसिस और प्लूरल पेन मार्क करता है ऑनसेट ऑफ डिजीज़ को। साइंस सिम्टम्स की बात करें तो ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है इंसिडियस होती है। पेशेंट को चेस्ट में पेन फील होगी। इनिशियल में ड्राई कफ होती है, बाद में जाके मोइस्ट और लास्ट में जाके प्रोडक्टिव कफ यानी स्पूटम भी आता है। और जब स्पूटम के साथ ब्लड आना शुरू हो जाए तो इसे हेमोप्टेसिस कहते हैं, हेमोप्टेसिस। मसल वेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है, बॉडी में काफ़ी हद तक वीकनेस आ जाती है। इस पेशेंट को भूख नहीं लगती, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। समटाइम इस पेशेंट को टेस्निया का प्रॉब्लम भी आ सकता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आ सकती है। अगर चेस्ट एक्सरे देखें तो इसमें प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ आपको शो होगी। ये ऑल अबाउट था ट्यूबरक्लोसिस और इसके टाइप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं मैलेरी ट्यूबरक्लोसिस पे। मैलेरी ट्यूबरक्लोसिस ये सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, यानी ये टीबी की एक दूसरी किस्म है। ज़्यादातर लोगों में प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के बाद काफ़ी हद तक रिकवरी आ जाती है, यानी जो प्राइमरी इन्फेक्शन होती है उसमें हीलिंग आ जाती है और बंदे ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में इस तरह होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन की प्रॉपर हीलिंग नहीं होती, स्पेशली लिम्फ नोड्स में इनकम्प्लीट हीलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये जरासीम यानी ट्यूबरकल बेसिलाई खून में एंटर होकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके नतीजे में ट्यूबरकुलस लीजन जो है डेवलप होता है। ये ट्यूबरकुलस लीजन आपके किडनी में भी डेवलप हो सकता है,
लंग्स में भी डेवलप हो सकता है। इस तरह बोन्स में, जॉइंट्स में, नर्वस सिस्टम में, हत्ता कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी डेवलप हो सकता है। ट्यूबरकुलस लीजन प्राइमरी इन्फेक्शन के कुछ महीनों बाद डेवलप होते हैं या सालों तक या साल बाद जो है डेवलप हो सकता है। अगर प्राइमरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट नहीं होती या इसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं होती तो इसकी वजह से कुछ मसले और भी पैदा हो सकते हैं। इसमें स्पेशली प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। आई होप यू गॉट इट। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।